This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, बिज़नेस लंच में आज हम फिर से एक बार बात करने जा रहे हैं अपकमिंग बजट के हवाले से, क्योंकि आपको मालूम है कि 3 जून को जो बजट आने वाला है, जो भी उसमें अपडेट्स होंगी उससे हम आपको गाहे बगाहे आगाह करते रहते हैं। इस वक्त तो जैसे कि आप जानते हैं कि सारी हुकूमत जो है पनामा लीक्स करप्शन में घिरी हुई है, मगर इसके बाद भी एक तूफ़ान जो है जिसका सामना हुकूमत को करना है और करना पड़ता है, वो है 3 जून को आने वाला बजट। यकीनन जब भी मैं बात करती हूँ बजट के हवाले से, उसमें बात होती है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं या जो नंबर्स की गेम होती है, आदाद शुमार, इसमें रद्दोबदल करके ये आ भी जाएगा हम सबके सामने। मगर क्या ये सवाल ये पैदा होता है, ये पीपल और बिजनेस फ्रेंडली बजट होगा या नहीं? हर आने वाले मेहमान से हम सवाल भी करते हैं यही वाला, और सबसे बड़ी बात है कि जितनी इन्फॉर्मेशन वो हमें दे के जाते हैं इस हवाले से, और ख़ासतौर से ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होती है, क्या बात है कि हम क्यों ऐसा टारगेट रखते हैं जो हम कभी अचीव ही नहीं कर पाते हैं हर साल। ये भी जानेंगे। मैं चाहूँगी पहले जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त रशीदुद्दीन राशिद साहब, फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट KCCI। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, कैसे हैं आप? I'm fine, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच राशिद साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे टॉपिक पे आए हैं कि मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ हमारे नाज़रीन को इसके लिए ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, बल्कि जब जहन में ये सवाल आता है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो दूसरा सवाल ये भी आता है राशिद साहब कि क्या एक आम आदमी को इससे फ़र्क पड़ता है कि बजट किसी तरह का भी आए, उसके नंबर से का जानना बहुत ज़रूरी है या नहीं? यहीं से बात कर लेते हैं। महानूर, बजट जो है यकीनन हमारे हर शख्स की ज़िंदगी पर बहुत असर डालता है, और इसके दो जो कंपोनेंट्स हैं बजट के, एक तो टैक्सेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन है और दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर है। तो अगर हम देखें ये दोनों शोबे बजट के ऐसे हैं जिससे हर आदमी मुतासर होता है। जब हम कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू की बात करते हैं तो हर शख्स किसी न किसी हवाले से हमारी किटी में जो है कंट्रीब्यूट कर रहा होता है अपना हिस्सा, और दूसरी तरफ जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो यकीनन उससे मफाद आमा के जो है मफादात आम आदमी के मुंसलिक होते हैं। अब हमारा ये कहना, ये सोचना कि हमारा आइंदा बजट फ्रेंडली होगा, हमारी एक्सपेक्टेशंस हमेशा होती हैं, लेकिन हुकूमत के भी अपने मसाइल होते हैं। लेकिन इस साल मैं ये देख रहा हूँ कि अब तक हुकूमत बजट साजी पर प्रॉपरली, मुझे नहीं लगता कि अवाम, पार्लियामेंटेरियंस या हुकूमत वक्त इन्वॉल्व है। ब्यूरोक्रेसी अपने तौर पे जो बजट के फिगर्स फाइनल कर रही है वो अपनी कन्वीनियंस पर कर रही होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जितना इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दी पार्लियामेंटेरियंस बजट के ऊपर फोकस होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। जैसे अभी मैंने शुरू में यही बात कही कि इस वक्त क्या चल रहा है मसलन अभी जो 27 तारीख को बजट था वो हमारा जून में चला गया है। इसाक डार सही पूरे हमारी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो पनामा लीक्स के ऊपर लगी हुई हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हुकूमत वक्त को चाहिए है कि इस इशू पर, गो के पनामा लीक्स भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन बजट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द जनरल पब्लिक, क्योंकि सारी आवाम की नजरें उस पर लगी हुई है, चाहे वो ऐसा तबका हो जिसका ताल्लुक हो या ना हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। अपने कुछ ख़ास कर इसाक डार साहब को, अपनी जो फाइनेंस की टीम है उसको बिल्कुल अलग कर देना चाहिए इस वक्त, और उनको पूरा बजट पर फोकस करना चाहिए। अब अगर हम बात करें हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है बजट से, तो हम ये बात सबसे पहले जो बिज़नेस कम्युनिटी और आम पब्लिक ये देखना चाह रही है कि गुज़िश्ता साल जो विदहोल्डिंग टैक्स लगाया गया था कैश विड्रॉल के ऊपर, और ख़ासकर जो उन्होंने फाइलर और नॉन फाइलर का इशू रेज किया था, तो और उसके बाद एक बिज़नेस कम्युनिटी से तकरीबन 8-10 महीने मीटिंग्स हुई, उसके बाद उसकी इनकम टैक्स रिटर्न भी डेट्स भी आगे की गई। आया उसका रिस्पांस क्या आया? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बजट से पहले हमारा जो इकनॉमिक हम प्रॉस्पेक्ट गवर्नमेंट का जो पूरा सर्वे सामने आएगा, इकनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है मारूफ, और हमें उसका इंतज़ार करना है। उससे हमें पता चलेगा कि लास्ट ईयर में गवर्नमेंट ने जो चेंजेस लाई थी उसका इम्पैक्ट क्या आया, उसका आउटकम क्या आया, कितने लोग हैं जो टैक्स नेट में आए, और कितना गवर्नमेंट ने उससे रेवेन्यू कलेक्ट किया। उसके फिर हम असरात जो हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। राशिद साहब, क्या आप समझते हैं कि कोई पॉजिटिव
रिजल्ट सामने आने वाला है। हर मैं साल तो हमने ये देखा समझता है कभी भी हम कोई टारगेट अचीव ही नहीं कर पाते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने बात की थी पिछले बजट में कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर जो भी चेक लगाया था, उसकी वजह से लोग टैक्स नेट में तो आए हैं। ऑल्दो जो गवर्नमेंट के टारगेट्स थे वो अपने इकोनॉमिक सर्वे में अभी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा, लेकिन इसको मजीद रिस्ट्रिक्ट नहीं करना बैंक ट्रांजैक्शन के ऊपर। बात यह है कि अगर आपके पास, पहली बात तो ये कि नए लोग कितने शामिल हुए और मजीद कितना शामिल होने का आपके पास पोटेंशियल है। इस हवाले से मैं पंजाब गवर्नमेंट की एक बात को अप्रिशिएट करता हूँ, ऑल्दो ये फेडरल इशू नहीं है, लेकिन प्रोविंशियल इशू में सेल टैक्स के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया कि होटल्स पे जो लोग जाके खाना खाते हैं वो उसका सेल टैक्स का बिल जो है वो ईमेल करें या व्हाट्सएप करें, और उस पर उन्होंने एक नामी स्कीम लगाई जिसकी वजह से लोगों ने अब वहाँ पर रेस्टोरेंट्स में खाने के बाद GST की रिसीप्ट्स लेनी शुरू कर दी हैं। मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को भी माजी में ऐसा होता था कि जो लोग ज़्यादा टैक्स देते थे या जो लोग टैक्स नेट में आया करते थे या जो कोई भी नया काम होता था उस पर उनको इंसेंटिव्स दिया करते थे। हुकूमत को इस तरफ कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को टैक्स कल्चर की तरफ लाने के लिए इंसेंटिव्स भी दें और जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको फैसिलिटेट भी करें। पहले एयरपोर्ट पर काउंटर्स हुआ करते थे और आज भी वो काउंटर्स इमिग्रेशन पे लगे हुए फॉर टैक्स पेयर्स, लेकिन उस पर उनको फैसिलिटेशन नहीं मिलती। लेकिन फिर अगर हम फोकस करें अपने आने वाले बजट को, तो हमें इंतज़ार है बिज़नेस कम्युनिटी को गवर्नमेंट की उस रिपोर्ट का जो कि इकोनॉमिक सर्वे आएगा, और उस वक्त हम ज़्यादा पोजीशन में होंगे कि हम एनालाइज कर सकें कि लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया था, उसका क्या रिजल्ट आया। अच्छा, दूसरा ये कि राशिद साहब कि आपने इसने कहा कि अभी आपको सर्वे का इंतज़ार है, रिज़ल्ट का इंतज़ार है, चलें वो भी थोड़े दिन में सामने हमारे आ जाएगा। बात यहाँ करते हैं, ये जब सर्वे होता है, ये जो रिज़ल्ट्स बनते हैं, उससे पहले ही जब बजट आने वाला होता है, जितनी भी आपके चैम्बर हैं, कॉमर्स हैं, फेडरेशन हैं, तमाम लोगों से बाकायदा एक ऐसा सर्वे या मीटिंग होती है जिसमें आप अपने प्रपोज़ल देते हैं। क्या सवाल ही पैदा होता है, ये तमाम प्रपोज़ल इस बार भी यकीनन दिए गए होंगे, दिए जा रहे होंगे, क्या उन्हें अकोमोडेट किया जाता है या नहीं? ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि मैं ये समझता हूँ हर साल पाकिस्तान की हर चैम्बर और फेडरेशन खासकर अपने अपने बजट प्रपोजल्स देती है और वो हम बजट से 4 महीने पहले दे चुके होते हैं। इस दौरान हमारी मीटिंग्स भी होती हैं, लेकिन हमारे उन इश्यूज़ को उस तरह एड्रेस नहीं किया जाता। ख़ासकर गुज़िश्ता 2-3 साल से ये मसला है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो टीम जो है वो इश्यूज़ को इतना एड्रेस नहीं कर रही होती, वो ब्यूरोक्रेसी पर डाल रही होती। जैसे अब भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो तो लगे हुए पनामा लीक्स की तरफ, तो बहुत सब कुछ कर रही है ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद एक और मरहला आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बजट आने के बाद बजट पर जो डिस्कशन होती है हमारी असेंबली में, उसमें फिर हम दोबारा बजट जाते हैं और हम हुकूमत वक्त को फिर एनोमलीज बताते हैं, तो वो वक्त ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हमारी हुकूमत का राब्ता इस वक्त जो बिजनेस पर्सनालिटीज़ और बिजनेस कम्युनिटी के इन जनरल है वो नहीं है। इन पर्टिकुलर उनके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो कि यकीनन बिजनेस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं करते ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी के कंसर्न्स को। तो हम इस बात पे पिछली मरतबा हमारे कोई कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ख़ास कर बड़ा इस पे एतराज़ रहा था कि हुकूमत वक्त ने ना हमें प्रॉपर टाइम दिया और ना हमारी इन प्रपोजल्स को ना पहले ना बाद में अकोमोडेट किया। अभी आपने कहा कि 4 महीने पहले आप लोगों की तरफ से प्रपोजल चले जाते हैं, उसके बाद मीटिंग्स भी होती हैं, तो जब वो मीटिंग्स होती हैं तो उनको बेस क्या बनाया जाता है? उस प्रपोजल को मनवाने की कोशिश की जाती है या ये होता है कि हाँ दिलासे दिए जा रहे होते हैं? देखिए, जो हमारी मीटिंग्स होती हैं हम तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं, कंक्लूजन तो उसका सामने नहीं आता, कंक्लूजन बजट में आता है। बजट पे आता है, मगर वही फिर आपने कहा कि नहीं कोई पॉजिटिव नहीं आता। जी, असल मसला ये होता है कि हुकूमत के जो टारगेट्स होते हैं ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वो अचीव करने के लिए वो एट रैंडम बहुत सारे स्टेप्स लेती है। बल्कि मैं यहाँ तक आपको मानूर बताऊँ, बजट के आने के बाद भी साल के बीच में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। मसलन इसी विदहोल्डिंग टैक्स के रेट को आप देखें तो शुरू में ये 3 महीने के लिए लगाया गया था और वो पूरा साल चला, तो यकीनन उन्होंने अपने टारगेट जब अचीव नहीं किए। रेवेन्यू कलेक्शन इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला है और आप कोई भी अपना टारगेट ले आए, एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो हो नहीं पाती। उसकी वजह बुनियादी तौर पर जो है वो हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का नहीं होना है, उसकी वजह हमारे यहाँ रेवेन्यू लॉसेस हैं और बहुत सारी करप्शन है और बहुत सारे प्रोसीजरल जो हैं वो फ्लॉज हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाता। लिहाजा ख्वाह बजट से पहले डिस्कशन हो, बजट के बाद हो या ड्यूरिंग ईयर हो,
वो हुकूमत अपने शॉर्टकट्स जो है रेवेन्यू से उन्हें पैसा कलेक्ट करने के लिए उस पर तवज्जो देती है, हमारे प्रैक्टिकल प्रपोजल्स की बात नहीं करती। मसलन हम हुकूमत से बारहा ये कहते रहे हैं कि आप जो एग्जम्पशंस दे रहे हैं टैक्स, हुकूमत कहती है कि जनाब वो सेल टैक्स की एग्जम्पशंस ख़त्म करना चाहती है। हम उनको कहते हैं इसको विज़िट करने से पहले आप एक रैशनल लेवल पर आएँ, आप सेल टैक्स की शरह को कम करें और जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसको बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ताजिर तबका पहली बात तो टैक्स देना चाहता है और ताजिर तबका ही आवाम से बिलोंग करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो लोड जो पड़ता है आम पब्लिक पर, उससे ताजिर भी मुतासिर होते हैं, उससे हमारे सारे रेमिटेंसेस मुतासिर होती हैं। उससे तो पूरी आवाम मुतासिर है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस से, तो वो तो सभी दे रहे हैं। प्रोसीजर्स की आपको मैं बात करूं कि हमारे जो इस वक्त सॉफ्टवेयर्स हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, उनमें ऐसी फ्लॉज हैं कि जिसकी वजह से हमारे बिजनेसेस जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। मसलन अगर किसी वजह से डिफ़ॉल्ट में चले गए सेल टैक्स की फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, एक कंपनी के जाने की वजह से हमारी पूरी प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग रुक जाती है और बाज़ औक़ात सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ होता डाटा, एक शख्स जो है वो इनएक्टिव आ रहा होता है सेल टैक्स में जबकि वो एक्टिव हो चुका होता है, और हम अपनी रिटर्न्स फाइल करने के लिए जब जाते हैं तो उस वक्त हमें जो है वो एक्सेस नहीं मिल पा रहा होता उनकी साइट्स पर और उसकी वजह से हम डिले हो रहे होते हैं और परेशानी का सामना करना पड़ता है बकायदा। एक्चुअली प्रोसीजरल, इसीलिए हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो निस्बतन एवरेज या लेवल पर बिजनेस कर रही है वो रिलक्टेंट होती है कि हमारे टैक्सेशन सिस्टम में आए, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम में आने के बाद उसके जो फ्लॉज हैं उसका वो भी सफ़र करता है। सही। टैक्स स्लैब की हम हुकूमत वक्त से बारहा बात करते हैं, इस वक्त उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर पे टैक्स कम करने की बात की है। मैं समझता हूँ कि इसको निचली सतह पर लाना चाहिए। हमारा हाईएस्ट टैक्स स्लैब जो 30% 35% का है वो हमारा प्रपोजल है, उसको कम करना चाहिए। अच्छा राशिद साहब, जिस तरह आपने कहा और मैं भी जानती हूँ, आने वाले हर चाहे चैम्बर से हो, फेडरेशन से हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो या किसी भी बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है मेरा गेस्ट, सवाल यही होता है कि हर साल जब आप लोग प्रपोजल जाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जिस पे हमेशा आपको फोकस करना पड़ता है और वो चीज़ नहीं होती जो आपको फेस भी करना पड़ रहा है? देखिए, हम सबसे ज़्यादा टैक्स स्लैब की बात करते हैं कि जो हायर आपने टैक्स स्लैब्स लगा रखे हैं वो कम करें, हाँ वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो। सेल टैक्स का इशू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने जो सेल टैक्स के रेट्स रखे हुए हैं उससे जनरल पब्लिक बहुत मुतासिर हो रही है और उसको कम से कम करना चाहिए। फिर इंटरेक्शन बिटवीन द FBR एंड द टैक्स कलेक्टर्स एंड द टैक्स पेयर कम से कम होना चाहिए। उसके लिए भी हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे टैक्सेशन के प्रोसीजर्स इतने सिंपल हो कि हमें हमारा इंटरेक्शन पेचीदा बनाया हुआ है, मुझे नहीं समझ आता इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, क्या इसको आसान नहीं बनाया जा सकता? इसको आसान बनाया जा सकता है और इसके लिए हमें IT सेक्टर पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इस मुल्क में नादरा का रिकॉर्ड जिस तरीके से इतना आसान और फिर उसने डेटाबेस तक रसाई जितनी आसान कर दी है, तो मैं समझता हूँ कि हमें टैक्स सिस्टम को भी इतना ही जो है वो रिविजिट करना चाहिए है और हमें ट्रस्ट करना चाहिए टैक्स पेयर के ऊपर। एक्चुअली ये एक बुनियादी सोच है जिसे तब्दील करना है कि हमारे यहाँ लोग समझते हैं, खासकर टैक्स कलेक्टर्स, कि हम टैक्स इवेडर्स हैं। टैक्स पेयर्स आर नॉट टैक्स इवेडर्स, बल्कि वो अपना हिस्सा शेयर करना चाहते हैं और उस शेयरिंग पर अगर आप इक्वल लेवल पर बात करके एक राउंड टेबल पर बैठेंगे जहां हर एक राउंड टेबल का कॉन्सेप्ट जिसमें हर कोई बराबर होता है, तो फिर हम इस मसले को हल करेंगे। और ताजिर बरादरी का हमेशा कंट्रीब्यूशन रहा है और हमारे बजट में मैं नहीं समझता कि हमने कभी भी हुकूमत वक्त को कोई टफ टाइम दिया हो। मसलन अभी भी जो ये मसला आया जो विदहोल्डिंग टैक्स और छोटे बिजनेसमैन का, हम बहुत सारे लोग थे जो सड़कों पे आने को तैयार थे, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी, चेंबर्स और फेडरेशन और एसोसिएशंस ने ही इन नेगोशिएशंस को कामयाब बनाया। तो ये हमें जब हमें नोटिस आते हैं, जब हम टैक्स दे रहे होते हैं, तो ऑन द अदर साइड ऑफ विंडो जो लोग बैठे हुए होते हैं वो हमें दूसरी नज़र से देख रहे होते हैं। सही। और इसमें चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि टैक्स पेयर्स जो कि कोई हाईएस्ट स्लैब्स दे रहे हैं उनको एग्जम्पशंस देना चाहिए, ऑडिट से एग्जम्पशंस हमें मिलनी चाहिए।
तो ये हमारे चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। साहब, अभी जिस तरह आपने छोटे ताजिर की बात की, ये अभी कल की खबर है, ये जो अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाखों जो ये हैं छोटे ताजिर हैं टैक्स के दायरे में लाने की हुकूमत आइंदा बजट में ऐसे ताजिरों पर इनकी मजमूई आमदनी का 2% फिक्स टैक्स आयद करने का फैसला किया, जिसमें कहा गया है कि जिनके पास लग्जरी शॉपिंग मॉल्स और प्लाजों में दुकानें हैं जो सालाना 6 लाख रुपए की बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो छोटे ताजिर का मैं समझती हूँ उन्हें पूछना चाहिए कि अक्सर छोटे ताजिर हैं जिनको वो बिल्कुल इससे मुस्तस्ना हैं। देखिए, ये बात जहाँ तक मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स, बड़े शॉपिंग सेंटर्स के ताजिर हैं, वो छोटे ताजिर नहीं हैं, वो नॉर्मली बिजनेस चेन का हिस्सा है। बिल्कुल, आप चले इस तरफ आ जाए जिनकी 6 लाख रुपए की सिर्फ बिजली इस्तेमाल करते हैं सालाना, ये तो छोटा ताजिर ही हुआ। आज सालाना 6 लाख रुपए की बिजली तो आज कोई भी इस्तेमाल कर लेता है, और अगर उनको टैक्स नेट में लाना है तो हमें प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना होगा। हमारी छोटे ताजिरों से बड़ी बातचीत हुई है जब मैं चेंबर में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, और आज तक इनसे मेरा खुद भी फैमिली बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं जो कि छोटे ताजिर हैं। एक्चुअली वो टैक्स नेट में आना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का इशू है, तो अगर उन पर कोई फिक्स टैक्स लगाया जाए जो कि एक रैशनल लेवल पर हो तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है, ताकि उन्हें पता हो कि उन्होंने इतना टैक्स इस साल देना है और फिक्स है और देना है। अब उसके लिए यकीनन हमने कई पैरामीटर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स ने दिए हैं, यही जिसमें कि बिजली की कंजम्पशन है। अब आपने जो बताया ये एक इतनी एवरेज कंजम्पशन है, लेकिन ये कि उनको एक दफ़ा टैक्स नेट में लाने के बाद हरासा नहीं करना चाहिए। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, हुकूमत वक्त का और ख़ासकर टैक्स कलेक्टर्स का ये रहा है कि शुरू में तो इंसेंटिव्स देते हुए बहुत कम टैक्स रखा जाता है और बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है, लेकिन साल गुजरने के बाद अगले साल उसके अगले साल उनके ऊपर टैक्स का रेट भी बढ़ा दिया जाता है और डॉक्यूमेंटेशन भी बढ़ा दी जाती है। इसकी मैं आपको मिसाल दूं, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले रेंटल इनकम के ऊपर फिक्स टैक्स था फुल एंड फाइनल 5%, और उसमें जो भी टैक्स पेयर था उसको फर्दर अपने एक्सपेंसेस की डिटेल या फर्दर कोई डिटेल देनी नहीं होती थी, और वो रेट फिक्स हुआ करता था। वो एक बहुत आइडियल सिस्टम था, और उसमें बहुत सारे जो लोग थे वो उस टैक्स नेट में है कि वो 5% टैक्स देने पे तैयार थे। देखिए 100 में से 5 रुपए देना किसी को, सरकार को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आने वाले सालों में आज ये टैक्स का हायर स्लैब 35% तक हो गया है, और ऑन एवरेज तो क्लियर नजर आता है कि सबको। तो जब आपने एक इंसेंटिव दे करके मुझे टैक्स नेट पर लाए और अगले साल आप उसको बढ़ाते गए, तो देखिए इससे हमें आपकी नीयत में शक नजर आ रहा होता है, और यही वजह है फिर दूसरे और जो लोग हैं वो टैक्स नेट में आने से बचते हैं। मैं उनको कन्विंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे ऊपर कल 5% टैक्स था और आज 4 साल बाद वो 30% हो गया, उसके बाद एक ढेरों डॉक्यूमेंटेशन हो गई। और देखिए इस मुल्क में हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते जब तक पूरा सिस्टम सही ना हो। सिस्टम सही होने का कि फ्रॉम द वेरी, अगर आप रेंटल इनकम की, प्रॉपर्टी या इंपोर्ट की बात करें तो पहले दिन से एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट हमें डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करनी होगी। तो ये जो बात हो रही है, छोटा ताजिर आज भी आने को तैयार है, लेकिन वो ये कहता है कि आप हमारे ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं, कम से कम हमें इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि ये फॉर अ लॉन्ग पीरियड चले। मेरा ख्याल है हुकूमत वक्त को, खासकर मौजूदा हुकूमत जिसके आने वाले तकरीबन 3 साल बाकी हैं, उसको ये टैक्स आइंदा आने वाले 3 साल के लिए भी फिक्स कर देना चाहिए और विदाउट डॉक्यूमेंटेशन कर देना चाहिए। अच्छा, और उसको आगे प्रोसीड करना चाहिए। बात वही कि चलें, प्रपोजल आप लोगों की तरफ से गए हैं, आप अभी जिस तरह बात कर रहे हैं कि ये सब हो जाना चाहिए, मगर इसको करवाने के लिए भी तो कोई ख़ास आपको चीज़ होनी चाहिए कि हाँ आप करवा सकते हैं। फिर इस तरह ये फेडरेशन चैम्बर्स का तो कोई फायदा नहीं हुआ जब इनकी कोई बात नहीं मानी। देखिए हम जब बात कर रहे होते हैं, छोटा ताजिर तो वैसे ही गैर महफूज हो गया जब आप लोगों को वो देखता है इस तरह। हम जब बात कर रहे होते हैं, ये प्रपोजल्स हम लेके गए हैं जो छोटे ताजिर, उसमें इन वफूद में हमारे साथ छोटे ताजिर भी थे और चैम्बर्स भी थी, तो हम उनकी तरफ से एक मैंडेट लेकर के जा रहे होते हैं, और उनकी बात को, असल में हम भी तो ताजिर बिरादरी का हिस्सा है ना, और हम भी ये चाहते हैं। देखिए हमारा जब छोटा रिटेलर टैक्स नेट में नहीं आ रहा होता और मैं अगर टैक्स पेयर हूँ, तो मेरी जो एंड चेन है जब वो टैक्स में नहीं आएगी, उसमें मुझे भी प्रॉब्लम होगी। एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ ट्रेडर, एज एन इम्पोर्टर, मुझे प्रॉब्लम आएगी। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी चेन अपने एंड तक डॉक्यूमेंट हो, लेकिन उसके मसाइल को समझते उसका मैंडेट लेकर के जब हम जाते हैं, तो हुकूमत को हम पर इत्मीनान करना चाहिए। वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल एंड वी आर रिप्रेजेंटेटिव एज दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जनरल public, we are representative of the business community till end
ऑफ द चेन। तो हम बात ये करते हैं कि हमारे छोटे ताजिर के जो मसाइल हैं, और ये एक बहुत बड़ी तादाद में थी कि पाकिस्तान में स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर बहुत है। हमारे यहाँ अभी मॉल्स में और चेन्स का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। तो हमें उनको उनके मसाइल को समझते हुए उनको आने वाले 2-4-6 साल तक छूट देनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो मिनिमम टैक्स जो उन पर लगा रहे हैं उनको आने वाले 5 साल तक आप छूट दीजिए, और उस वक्त आप अपने इतने अच्छे टैक्स टारगेट्स अचीव कर चुके होंगे कि आपको फर्दर उसे एक्सटेंड करने में आसानी रहेगी। भरोसा रखें छोटे ताजिर के ऊपर। बात ये है कि छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, वो कीज़ हैं जिन पे अमल करके मैं समझती हूँ, ये कोई शक नहीं कि ये टैक्स कलेक्शन जो है, ये रेवेन्यू कलेक्शन जितना है, इसको आप पूरा कर सकते हैं, आपने टारगेट अचीव कर सकते हैं अगर आप ये तमाम छोटी छोटी बातों पे गौर कर लें। जी हाँ, देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा किसी एक के ऊपर या एक शोबे के ऊपर टैक्स लगा के अपने टारगेट अचीव कर लें, या बहुत कम टैक्स बहुत ज़्यादा लोगों पर लगा, और ऐसा हो नहीं सकता किसी एक उस पर लगाएं तो ये हम ये कहते हैं कि बहुत थोड़ा टैक्स और बहुत ज़्यादा लोगों पर लग सकता है, कुछ अरसे के लिए इस पे काम करके देख ले। क्योंकि देखिए जब 30-35% या 17% सेल टैक्स लगता है, तो 17% का मतलब ये है कि 100 में से 17 रुपए या 100 में से 30 रुपए, 30%। तो 100 में से 30 रुपए जब टैक्स किसी पर लगेगा तो उसमें से चोरी करनी आसान होगी। अगर सिर्फ आप 100 पे 5 रुपए टैक्स लगाएंगे तो उसमें चोरी करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कि हम किस किस को उसमें से हिस्सा देंगे, कितना अपनी जेब में रखेंगे, कितने की चोरी करेंगे, तो 5 रुपए में हमें बहुत मुश्किल होगा सब कुछ करना, तो करप्शन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल राशिद साहब, इस पे मजीद बात करते हो, खासतौर से ये बात करते हैं, चलें छोटे ताजिर की हमने बात की, या हम किसी बिजनेसमैन की बात करते हैं तो उनका डायरेक्ट जो ताल्लुक है वो इंडस्ट्रीज से है। हमारी इंडस्ट्रीज कहाँ है, हमारी एक्सपोर्ट कहाँ है, क्यों इतना डिक्लाइन है, इस सब पे बात करते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक हम छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और बात करेंगे इसी हवाले से। राशिद साहब हमारे साथ हैं और मजीद आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं आने वाले बजट के बारे में, हमारे साथ रहिए। ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी अपकमिंग बजट के हवाले से कि आने वाला जो बजट है उससे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, ना सिर्फ आवाम को बल्कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको भी। और इतनी बातें, इतनी चीज़ें, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ राशिद साहब हैं, फॉर्मर SVP के CCI। बात आपसे हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आता कौन से पॉइंट को पहले आपकी तरफ लेकर आऊँ, लेकिन चलिए इधर से ही बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे थे हम ब्रेक से पहले कि क्या आप समझते हैं कि कोई उम्मीदें हैं आने वाला जो बजट है 2016-17 का, कि इंडस्ट्रीज़ जिस तरह हमारी डिक्लाइन की तरफ हैं, एक्सपोर्ट हमारी डिक्लाइन की तरफ है, क्या वजह है आखिर इसकी, क्या समझते हैं? देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मैं समझता हूँ हुकूमत को फोकस करना पड़ेगा कि वो बजट को और आइंदा आने वाले सालों को किस तरफ ले जाना चाहती है। और एक तो बात यह है कि हमारे यहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल बहुत हो रहा है, और फ्लाइट ऑफ कैपिटल की एक तो वजह यकीनन ये है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें फीजिबल नहीं है करना, लेकिन फ़्लाइट ऑफ कैपिटल बहुत ईज़ भी हो गया है। हमारे यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से शायद 2001 में कोई ऑर्डिनेंस था, आया था शायद 2001 या 2 में, उसकी वजह से हमारी फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट से बाहर ले जानी बहुत आसान कर दी गई थी। पैसा इस मुल्क से बाहर जा रहा है, तो पैसा इस मुल्क में होगा तो इन्वेस्ट होगा। अब इन्वेस्टमेंट फिर हमारे यहाँ रियल इस्टेट सेक्टर में बहुत कन्वीनियंट कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पर अगेन हमारा ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता है। तो हुकूमत को अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो प्रमोट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद सड़कें हैं, रोड है, एक्सेस टू ऑल यूटिलिटीज़ है, और प्लस दी फैसिलिटेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, जिसमें कि हमारी लेबर लॉज आ जाती हैं, जिसमें कि हमारे उसमें प्रोवेंशियल इश्यूज बहुत सारे हैं इंडस्ट्री में। मानूर में आपको बताऊं, ये फेडरल रिलेटेड सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन ये प्रोवेंशियली रिलेटेड बहुत है। इसलिए जब हम डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं तो उसमें सूबों के बड़े होते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ देखता हूँ, हर हुकूमत आकर के किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है और पुराने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को भुला बैठती है। मसलन मैं इस हुकूमत का सारा फोकस देख रहा हूँ कि अगर उससे जब भी इंडस्ट्री की बात करें तो उसे ग्वादर नज़र आ रहा है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमें ग्वादर के नक्शे दिखा रहे होते हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं टैक्स हॉलीडेज़ की तो हमें हवाई जहाज़ में बिठा के फिर ग्वादर ले जा रहे होते हैं।
देखिए, इस मुल्क में अभी भी टैक्स हॉलिडे स्टेट्स मौजूद हैं। इस मुल्क में पिछली गवर्नमेंट थी वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात किया करती थी और ये कहती थी कि हम SEZs बना रहे हैं और SEZs जो हम फलां जगह बना रहे हैं वहाँ ये इंसेंटिव्स होंगे। उससे पहले सवात मैंगोरा की एक इंसेंटिव्स थे, लेकिन उसका फ़ायदा हमें कहीं नज़र नहीं आया, इसलिए कि एक हुकूमत आने के बाद जो एक पॉलिसी आती है, आपको उसी को रिविजिट करना होता है, उसी को रीडिज़ाइन करके रीस्ट्रक्चर करके उसके बेनिफिट्स लाने होते हैं। तो अब इस वक्त हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक ट्रेड कॉरिडोर की तरफ जा रही है। और मैं आपको बताऊं, मेरा ये तज्जिया है कि जो ये एक नया कॉरिडोर खोलने की बात हो रही है, इट विल बी टोटली अ ट्रेड कॉरिडोर। अगर इसमें इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें वो इंडस्ट्री लग रही होगी जो कि अल्टीमेटली हमारे यहाँ ही ट्रेड कर रही होगी, जो कि पाकिस्तान में ही इन्फिल्ट्रेट कर रही होगी। पाकिस्तान की इंडस्ट्री को मैं इस वक्त समझता हूँ एक बहुत बड़ा थ्रेट है ये जो कुछ होने जा रहा है। जब तक के थ्रेट इस हवाले से नहीं कि खुदा न खासा इस मुल्क के लिए, लेकिन एक इतना अनहेल्दी कंपटीशन बिटवीन द इंडस्ट्रीज इन द जोन और इंडस्ट्रीज आउटसाइड द जोन हो जाएगा कि हमारे लिए फिर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और एक्सपोर्ट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि अगर हम अपने कॉम्पिटिटर एक्सपोर्ट को हमारे शहरों के नज़दीक ला करके बिठा देंगे तो हमारी अपनी एक्सपोर्ट बड़ी मुतासिर होगी जो कि हमारे शहरों के अंदर है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक बैलेंस करने की ज़रूरत है कि तो ये बैलेंस कैसे होगा राशिद साहब? कोई तो तरीका होगा। इस तरह तो ये जिस तरह आपने कहा कि इन्वेस्टर जो है वो तो अब हम खुद वहाँ बाहर जा रहे हैं तो इन्वेस्टर कहाँ से आएगा, इंडस्ट्री कौन लगाएगा, क्या देखिए हमारा मिलेंगे? हमारा मुल्क की पॉपुलेशन 18 करोड़ से ज़्यादा है। हमारी अपनी एक बहुत बड़ी इंडिजीनियस मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट है, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में बड़े बड़े ब्रांड्स बड़े एग्रेसिवली आए हैं और पाकिस्तान के अपने ब्रांड्स इस्टेब्लिश हुए हैं, तो ख्वाह वो और कंज्यूमर आइटम में। तो मैं समझता हूँ कि हमारी मुल्क खुद इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है कि सबसे पहले हमें इसे फोकस करके और अपनी प्रोडक्ट को, अपनी इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को वहाँ तक लाने देना चाहिए है और उसको सबसे पहले फैसिलिटेट करना चाहिए है और हमारी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी को कम से कम करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा है कि फ्यूल प्राइसेस कम होने की वजह से हमारे यहाँ इंपोर्ट बिल फ्यूल का इतना नहीं बढ़ा, लेकिन ऑन द अदर वे राउंड हमारी अपनी नेबरिंग कंट्री से इतनी इंपोर्ट बढ़ चुकी है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो कस्टम का कलेक्शन है रेवेन्यू का पोर्ट्स के ऊपर वो बहुत वीक है। हमारे यहाँ जो वर्किंग है हमारी ड्राई पोर्ट्स की, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे यहाँ स्मगलिंग और अंडर इनवॉइसिंग ने इंपोर्ट्स को इतना कन्वीनियंट और चीप बना दिया है कि हमारी लोकल प्रोडक्शन हो नहीं पा रही। देखिए हमारी कोई भी इंडस्ट्री, दुनिया में कोई इंडस्ट्री टोटली एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं हुआ करती। उसको अपना ब्रेक थ्रू उसके अपनी कंट्री में मिलेगा तो जाके सरप्लसेस को एक्सपोर्ट कर रहा होगा और अपनी प्रोडक्शन बाद में बढ़ा। यहाँ पे राशिद साहब सवाल यहाँ पे आता है कि ट्रेड है, इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं, कहा यह जा रहा है कि आने वाले बजट में उनकी काफ़ी रिलीफ की डिमांड है, मैक्सिमम रिलीफ की, तो वो किस किस्म का रिलीफ चाहते हैं, क्या डिमांड्स हैं आखिर ऐसी? देखिए अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर से बात करना चाहें तो वो तो ये चाहता है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर्स जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है उस पर चेक एंड बैलेंस लगाएं इंपोर्ट्स के ऊपर। एंटी डंपिंग लॉज हैं, क्योंकि हमारे यहाँ समटाइम्स ऐसे केमिकल्स इंपोर्ट हो जाते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, हर कंट्री की अपनी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो बहुत ही थ्रू अवे प्राइसेस पर चीज़ें भेज रहे होते हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो ये चाहता है कि एक हेल्दी एक एनवायरनमेंट क्रिएट की जाए बिटवीन द इम्पोर्टेड गुड्स एंड द लोकल मैन्युफैक्चरिंग, बल्कि यहाँ तक कि हमें अपने लोकल मैन्युफैक्चर को देखिए इंसेंटिव देना। हमारी फैक्ट्रीज़ के ऊपर सेल टैक्स लग जाता है, हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट एक इंडस्ट्रियलिस्ट की हर लेवल पर चेक हो रही होती है कि जी आपने बिजली कितनी इस्तेमाल कर ली, अगर आपने इतनी बिजली इस्तेमाल करी तो इतनी प्रोडक्शन हुई होगी, तो आपने इतना सेल टैक्स दिया। हम तो कैलकुलेशन में 1-2 क्लिक से आ जाते हैं, लेकिन कोई शख्स जब इंपोर्ट कर रहा होता है तो उससे कोई नहीं पूछ रहा होता है कि आप ये किस वैल्यू पर इंपोर्ट कर रहे हैं, आया इंटरनेशनल वैल्यूएशंस क्या है। और यहाँ तक है कि मिस डिक्लेरेशन है, चीज़ होती कुछ है और आती कुछ है।
तो ये एक हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट का सबसे बड़े डिमांड है कि हमारी पोर्ट्स के ऊपर एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और ड्राई पोर्ट्स पर अच्छा ये भी है कि कहीं पर किसी कराची पोर्ट पर कुछ लग रहा है टैक्स और किसी ड्राई पोर्ट पर कुछ और उसकी वैल्यूएशन की जा रही है। तो ये वैल्यूएशन के फ्लॉज हम देते हैं, हम सारे साल देते रहते हैं। हमारे यहाँ जो भी कोई आता है उसको हर साल बताता है इंडस्ट्री। तो तमाम एक्सरसाइज का फायदा क्या होता है राशिद साहब? देखिए एक्सरसाइज आप करते हैं, बजट आने से पहले से लेके फिर उसके साथ 4 महीने तक की मीटिंग चलती रहेंगी, फिर उसके बाद बजट आ जाएगा, फिर वो 3 दिन की और हम खुद ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं बैठे हुए, आपसे आप आते हैं और गेस्ट आते हैं, उनसे तमाम वो बात जो आपने कही, इस डिस्कशन का फायदा ये होता है कि आपके प्रोग्राम्स में बहस होती है, वो जो लोग इस्लामाबाद से आते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर वही सवाल, पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करते हैं राशिद साहब, क्या उनको कहें हम, भाई आपको रिलीफ मिलने वाला है या नहीं, या हम बस डिस्कशन करेंगे इसी तरह और बस, मगर ये बात ज़रूर कहेंगे कि समझ अब एक आम आदमी को भी आने लग गई ये बात। एग्जैक्टली मैं बताऊं, असल में हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी में एक शख्स की भी बहुत अहमियत होती है। अगर हमारी अवाम ये समझ जाए और उसको ये शऊर आ जाए, और आ रहा है, आप लोग दे रहे हैं कि जी मैं अगर मोबाइल का कार्ड 100 रुपए का लोड करता हूँ तो उसमें से 30 रुपए जाते कहाँ हैं? बिल्कुल। तो वो सवाल उठाए और मैं अवाम से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सवाल अपने पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव के सामने उठाएं। एक्चुअली हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि ये डिबेट्स हमारे इलेक्शंस के वक्त नहीं हो रही होती। हम वोट देते वक्त ये नहीं समझ रहे होते कि जिसको मैं पार्लियामेंट में भेज रहा हूँ वो है किस काम के लिए। वो हमारे गटर साफ करने, सड़कें बनाने के लिए, मुझे पुलिस से जमानतें दिलाने के लिए नहीं है। या हम उस शख्स को असेंबली में भेज रहे हैं कि जिसके जाने से मेरी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ेगा। लिहाजा डेमोक्रेसी को बताने की ज़रूरत है, डेमोक्रेसी के फ्रूट्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक की ज़रूरत है। हम बाहर मुल्कों में और दूसरे मुल्कों में देखते हैं कि इलेक्शंस के जो डिबेट्स हो रहे होते हैं उसमें इकोनॉमी सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही होती है, और वो जब भी आपकी बेस ही यही होती है ना, और हम नहीं देख रहे होते हैं। तो लिहाजा अवाम को भी समझना चाहिए। अब अवाम में शऊर आप लोगों ने दिया है और मैं समझता हूँ इस वक्त मीडिया की जिम्मेदारी है कि लोगों को शऊर दे कि आपका रिप्रेजेंटेटिव प्रोविंशियल लेवल का क्या है, उसने वहाँ क्या करना है, और नेशनल लेवल का क्या है। आपसे मैं सवाल करूँ कि लोग भी ये सवाल करते हैं और लोगों के जहन में ये बात आती है कि जब हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, वो एक बिजनेसमैन है, तो देखने में ये आता है कि सबसे ज़्यादा उन्हें ख्याल भी फिर आप लोगों का ही होना चाहिए। क्या आप लोगों को इससे कोई फायदा है कि वो खुद बिजनेस माइंडेड पर्सन है? आपने इतने छोटे से शख्स से डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक सवाल डायरेक्ट कर दिया। देखिए वो एक बिजनेसमैन है और हम ये समझते रहे हैं और समझ रहे हैं अभी कि शायद वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हों, लेकिन वो ज़्यादा डीप भी समझ सकते हैं। वो समझते हैं, लेकिन माजरत के साथ ऐसे मौके पर उनके कुछ लोगों के, कुछ साथियों के ऐसे इंटरेस्ट आ जाते हैं कि वो फिर उस तरीके से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। देखें, एक बिजनेसमैन के मसाइल को तो समझता है, लेकिन माजरत के साथ वो कभी कभी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरे बिजनेसमैन को क्राइसिस में भी मिडाल करता है। इस वक्त मैं बिल्कुल ये बात वाजे कर दूं, हुकूमत वक्त का और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स है उसका इंटरेक्शन बिजनेस कम्युनिटी से बहुत कमज़ोर है, बहुत महदूद है और बहुत महदूद है। ये बात मैं बिल्कुल वाजे कर रहा हूँ और ये निशानदेही कर रहा हूँ कि इस वक्त हुकूमत वक्त ने बिजनेस कम्युनिटी के साथ उसके ताल्लुकात बहुत वीक हो चुके हैं, जो सबसे ज्यादा हमारे मुल्क की मैशियत, और वो बहुत मुख्तसर लोगों में अहम किरदार अदा मानूर, वो बहुत मुख्तसर लोगों में घिर गए। उनको चाहिए कि कैनवस को बढ़ाएं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान की तमाम चेम्बर्स को विजिट करें, एसोसिएशंस को बुलाएं और समझें। हम तो डार साहब से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम ये समझ रहे थे कि वो बिजनेस ग्रुप जो कि आया हुआ है उनको इसका पता है कि हमारे टैक्स कलेक्शन के क्या इश्यूज हैं। अच्छा, टैक्स कलेक्शन की फिर बात एक दफ़ा फिर आ गई, तो हाउ डू यू सी द करंट टैक्स पॉलिसी? क्या समझते हैं आने वाले बजट में इसको भी फोकस किया जाएगा?
मेरी तो कोई ख़ास एक्सपेक्टेशंस है नहीं, खासकर मैं इस सिनारियो में जो इस वक्त हुकूमत को जहां उलझा दिया गया है या वो उलझ गई है। एक तो मेरी ये नहीं समझ में आता कि सारे लोग क्यों, आखिर एक रेलवे मिनिस्टर है, जब उसका नाम नहीं है, एक पॉलिटिकल इशू है, तो वो क्यों पनामा लीक्स के ऊपर बोल रहा है? अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस है, उसका ये इशू नहीं है। बात ये है कि चीज़ों को डिवाइड करते वक्त चलना चाहिए, हर किसी को एक दो लोगों को डिफेंड करने के लिए नहीं लगाना चाहिए। तो मैं इस वक्त समझ रहा हूँ कि मैं तो नहीं समझता कि इतनी कोई एक्सपेक्टेशंस है। दूसरी तरफ हम बात करें आम आदमी जो मुतासर होता है, तो बजट के एक्सपेंडिचर्स पर हमारी कभी तवज्जो नहीं होती। बिल्कुल। और जब भी बजट आने वाला होता है, सबसे पहले हमें यही होता है कि अब पता चले हाँ इस पे कितना है, इस पे कितना टैक्स है, इस पे क्या है। मगर अफसोस के साथ कि जिन चीज़ों के लिए होना चाहिए उन पे रिलीफ नहीं मिलता। हमारे यहाँ हेल्थ का सेक्टर है जो कि हमेशा इग्नोर किया जाता है। एजुकेशन तो अब रही नहीं, जितना पैसा लगता है वो भी कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा था। सूबों को वसाइल की तकसीम का फार्मूला जब आया 18वीं तरमीम में, उसके बाद सूबों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी गई, जो कि बहरहाल बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर फिर चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं लगाया गया। सूबों को टैक्स कलेक्शन के अपने रेवेन्यू जनरेशन को लिमिट नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमारे सूबों में बहुत से प्रोविंशियल टैक्सेस हैं जो कि मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ हैं। ये भी एक मैं आपको बताऊं इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है कि हमारे प्रोविंशियल टैक्सेस जो हैं वो मुख्तलिफ हैं हर सूबे में। तो ये फेडरल इशू इसलिए बनता है कि जब 18वीं तरमीम में सूबों को टैक्स कलेक्शन का इख्तियार दिया गया था, तो उस पर कोई फेडरल गवर्नमेंट ने कोई चेक एंड बैलेंस नहीं लगाया था। देखिए, जब भी हम कोई भी कदम उठाता है, उसको रीएड्रेस और रीविजिट करने की ज़रूरत होती है कि आने वाले 2-4 साल में उसका रिजल्ट क्या आया। और हमें चाहिए है कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत इन चीज़ों को देखे कि सूबाई सतह पर क्या हो रहा है। और इसी तरह एक्सपेंडिचर की बात जब आती है, तो अब जो हेल्थ और एजुकेशन जो आम पब्लिक का इशू है, वो अब ज़्यादा प्रोविंस की तरफ चला गया। फेडरल गवर्नमेंट तो कुछ फेडरल इदारे हैं जिस पर खर्च करती है। अब चूँकि सूबाई हुकूमतें खुद अपना बजट बनाती हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए है कि एज बीइंग अ फेडरल गवर्नमेंट वो सूबों को कहे कि वो अपना मिनिमम बजट, मिनिमम लेवल सेट करे कि जो हेल्थ एंड एजुकेशन पे लगाना चाहिए। और यहाँ तक मैं सजेस्ट करूँगा कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सूबे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने बजट एलोकेशन के पैसे अगर खर्च नहीं कर रहे तो वो इसे चेक करें। सूबों को आज देख लें, आप इस वक्त कराची की सूरत हाल देख लें, पूरे सिंध की सूरत हाल। अब सिंध हुकूमत का ये कहना कि जनाब ये प्रोविंशियल इशू है और फेडरल गवर्नमेंट क्या कह देना जी हमने ये सारे इख्तियारात सूबों को दे दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरह के इसमें चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। वफाक को देखना चाहिए कि वफाक ने अगर किसी 18वीं तरमीम या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स किसी को दिए हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस फेडरेशन की तरक्की फलाह के लिए यूज़ हो रहे हैं कि नहीं, इस मुल्क की अवाम के लिए। हो जाए राशिद साहब, तो मैं नहीं समझती कि हम कभी नेगेटिव वे में जाएं। हमारा मकसद नेगेटिव वे में बात करना होता नहीं, हमारा मकसद सिर्फ समझाना होता है और इस तमाम बातों को निकालना होता है। आने वाले बजट पे बात करें, हम तो चलें बिज़नेस चैनल से ताल्लुक़ है, हमें प्रोग्राम भी इस पे करना है, हमने बजट पे बात भी करनी है, हमने लोगों को ये भी समझाना है कि आने वाले बजट से खाली वही जहन में ना रखें, क्योंकि एक आम आदमी जब सोचता है वो सोचता है कि बस क्या बजट जी क्या आ रहा है, सिर्फ महंगाई होनी है और ये जवाब मिलता है। ठीक है, लेकिन आपका ताल्लुक़ क्योंकि ऐसी कम्युनिटी से आप ना सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि आप इसमें बीच में हैं उन लोगों के जो बजट को फोकस करते हैं, तो क्या जब बजट स्पीच आती है आप भी उसी तवज्जो और ध्यान से उसी तरह फोकस करके रखते हैं, या कोई ख़ास होता है कि हाँ भाई आज ये बात हो जाएगी, ये जो हमने प्रपोजल दिया था ज़रूर इसमें भी बात होगी? कभी हुआ ऐसा या बस ऊपर सतही बातें होकर ख़त्म हो जाता है? तो जाहिर है बजट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और क्यों नहीं, और बजट के बाद भी, बजट स्पीच के फौरी बाद हम लोग बैठ जाते हैं। हमारी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसमें बहुत एग्रेसिव रोल प्ले करती है। हम लोग फ़ौरन उसी वक्त बैठ के अपने अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं, और फिर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरा एक कंपैरेटिव स्टेट पूरा समरी बना के दे रही होती है। चलें ये बता दें। देखिए, डिसअपॉइंटमेंट तो अपनी जगह है, लेकिन देखिए बिजनेस कम्युनिटी जो है ना वो बड़ी प्रोएक्टिव है होती है, और वो हमेशा
पॉजिटिव सोच रही होती है। देखिए, बिजनेस करना, इंडस्ट्री चलाना हमेशा एक बहुत मुश्किल काम होता है जिसमें हम चैलेंजेस के साथ हर वक्त खेल रहे होते हैं। तो ये बजट भी हमारे लिए एक चैलेंज होता है और हम हर वक्त स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो हम कभी गिव अप नहीं कर रहे होते। अगर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी गिव अप कर जाए तो मैं समझता हूँ बहुत ख़राब सूरत हाल होती है। हमने बहुत ख़राब, जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंजेस के मसले हुआ करते थे और पूरी दुनिया की इकोनॉमी दूसरी डायरेक्शन में जा रही थी, हमने बड़े कंट्रीब्यूशंस किए। लेकिन असल बात यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाह रहे हैं कि जिसमें हमारा इंटरेक्शन, हमारा एक एतमाद हुकूमत के पास, के 2-3 साल के लिए फिक्स कर देना चाहिए। जिस तरह आपने छोटे ताजिर की बात की शुरू में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मैं यहाँ पढ़ रही हूँ कि उन्होंने सजेस्ट किया है कि रिडक्शन इन टैक्सेस फॉर लिस्टेड कंपनीज इन अपकमिंग बजट 2016-17। जी बिल्कुल, वो तो टैक्सेशन की तो हम बात कर ही रहे हैं कि आप टैक्स के स्लैब्स जो हैं, देखिए पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया के मैक्सिमम टैक्स स्लैब्स हैं। दुनिया में शायद कनाडा और यूके, इंग्लैंड शायद ऐसा हो जहाँ पे 40% तक टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स, लेकिन पाकिस्तान में 35% तक और 30% तक बहुत हैं। इसी तरह हम सेल टैक्स की बात करें तो हमारे 12-17% तक और 19% तक समटाइम्स है। हम हाईएस्ट टैक्स रिजीम पर हैं। तो ये हाईएस्ट टैक्स रिजीम से हमें, अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते हैं तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कीजिए। ये तो हमारा हमेशा बहस रही है और हमने तो यहाँ तक कहा है हुकूमत को कि चंद एक सेक्टर को फ़िलहाल आप लो टैक्स रिजीम पर लाएं और आप देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है। तो ये तो हमें हमारी हमेशा से की मैं अगर बात करूँ राशिद साहब, तो कौन से मेन ऐसे हैं 1-2-3 जिनको फौरी ज़रूरत है कि उस पर लो पे आए? देखिए, हम जनरल कंज्यूमर आइटम पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। दूसरा ये कि हमारा जो मोबाइल टेलीकॉम सेक्टर है, चूँकि ये एक डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है और इस डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में अगर हम अपना टैक्स नीचे लेकर के आएंगे तो मैं समझता हूँ आम पब्लिक पर फ़ौरन असर आएगा। नए लोगों को शामिल करने के लिए भी मैं तो समझता हूँ कि हमें जनरली सेल टैक्स को जो है ना वो सिंगल डिजिट में लाना चाहिए, 7.5% कर देना चाहिए और 7.5% जनरल सेल टैक्स ला करके और जितनी टैक्स एग्जम्पशंस हैं वो भी ख़त्म कर देनी चाहिए, सिवाय एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी जो चंद सेक्टर्स हैं उस पर। और इस बात पर भी बहस चल रही है कि हमारे यहाँ बहुत सारी टेक्सटाइल के सेक्टर के ऊपर भी बड़ा मसला आया हुआ है कि अब टेक्सटाइल सेक्टर टैक्स रिजीम से तो बाहर है मगर उसका सिर्फ एक्सपोर्ट है। अब पूरी टेक्सटाइल चेन में उसकी सेल्स, उसकी मार्केटिंग और सेल्स तक अब वो बहुत सारी लोकल चीज़ें भी उसमें आ गई हैं, तो उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। और हमें ये भी देखना है कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा कोई सेक्टर जिसमें हम इतने इंसेंटिव्स दे रहे हैं वो क्या कर पाया है। आईटी सेक्टर को इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है क्योंकि आईटी सेक्टर से हमारे जनरल पब्लिक को भी जो है, चूँकि हमारा नौजवान तबका आईटी की तरफ जा रहा है, हमें तो आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ानी चाहिए और आईटी एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट पार्क्स बनाने चाहिए। थैंक यू सो मच राशिद साहब, मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाया। और सबसे बड़ी बात वही, आपकी इसी बात को मैं यहाँ पे कोट करूँगी कि अच्छी उम्मीद हमेशा, चाहे प्रपोज़ल पे इम्प्लीमेंटेशन होती हो किसी एक भी पॉइंट पे या नहीं, मगर हर साल अच्छी उम्मीद के साथ तमाम ताजिर बरादरी, बिज़नेस कम्युनिटी और पब्लिक, आम जो आवाम है, वो चाहती है कि उसको ज़रूर रिलीफ मिले। और इस सोच के साथ ही जो है आने वाले बजट का इंतज़ार है। 3 जून को हमारे सामने होगा, उसके बाद मज़ीद अपडेट्स भी आपको देंगे और इसी तरह 3 जून आने से पहले पहले और भी अपडेट्स आपको देंगे, ना सिर्फ इंडस्ट्री के हवाले से बल्कि आम पब्लिक को क्या रिलीफ मिलने वाला है और क्या मिलना चाहिए। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।